एक बार पुनः जितने विद्वान, जितने भाषा चिंतक, जितने अधिकारीगण इस आज के राष्ट्रीय कार्यशाला से जुड़े हैं, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। आप सभी की यहाँ आभासी पटल पर उपलब्ध जो आप लोगों का जो समय है उसको मैं प्रणाम करता हूं और विषय की तरफ बढ़ता हूं। एक बहुत ही रोचक विषय हमने रखा है आज का, जो हमारा विषय है भाषा की तकनीकी और तकनीक की भाषा, वो भी हिंदी। तो हम शुरू करते हैं। साथियों, आप सभी को पता है, जब हम भाषा और तकनीक की बात करते हैं, चूंकि यह पाठ्यक्रम भाषा और प्रौद्योगिकी ये दोनों पे आधारित है, तो कहीं न कहीं हम लोग देखते हैं, हम समाज में देखते हैं, हर प्रदेशों का यही हाल है। हम अभी शुरुआती दौर में हम हिंदी की बात नहीं करेंगे, हम पूरी भारतीय भाषाओं का समग्र रूप से हम बात करना चाहेंगे कि जब हम भारतीय भाषा की बात करते हैं, तो जो भारतीय भाषा के जो साहित्यकार होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो भाषा चिंतक होते हैं, हम देखते हैं कहीं न कहीं वो तकनीकी रूप से थोड़े पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। इसके कई सारे कारण होते हैं। हो सकता है कि तकनीकी शिक्षा वो हासिल नहीं कर पाए हों, या तकनीकी रूप से उनका जुड़ाव ना हो, या तकनीकी में रुचि ना हो। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा 21वीं सदी है, 21वीं सदी या विज्ञान और तकनीक की सदी है, और ऐसे में हमारी भाषा तकनीकी से दूर नहीं रह सकती है। तो हम लोगों का सभी का प्रयास होना चाहिए, जो हम भाषा चिंतक हैं, किसी भी भाषा के हों, हिंदी के हों, तमिल के हों, तेलुगु के हों, उड़िया के हों, हर भाषा भाषी को चाहिए कि वह भाषा के साथ-साथ अपने आप को आधुनिक तकनीक से भी जोड़कर रखे, ताकि जो तकनीकों के माध्यम से वर्तमान परिवर्तन हो रहे हैं, उससे हम लोग रूबरू होते जाएँ। तो इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम लोगों के अंदर, जब हम भाषा और तकनीक की बात करते हैं, तो आखिर एक भाषा चिंतक के लिए, एक भाषा विद्वान के लिए, एक भाषा साहित्यकार के लिए तकनीकी आवश्यक क्यों है? हम जानते हैं कि आज भी अधिकांश भारतीय भाषा के लोग तकनीक के प्रयोग में झिझक या पिछड़ापन महसूस करते हैं। ये बहुत ही फैक्ट चीज़ है। तो हमें करना क्या चाहिए? हमें इसका सबसे अच्छा समाधान यही है कि हमें तकनीक का कौशल प्राप्त करना चाहिए, और तकनीक के कौशल प्राप्त करने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। आज पहले की तुलना हम लोग करेंगे, तो पहले की तुलना में लाख गुना हम लोग बेटर स्थिति में हैं। आपके अंदर बस थोड़ा-सा जिज्ञासा होना चाहिए। अगर आपके पास जिज्ञासा है, तो आप अपने साथी से, अपने मित्र से, आजकल यूट्यूब है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम मेधा का ज़माना आ चुका है, तो आप हर चीज़ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं और अपने ज्ञान में अभिवृद्धि कर सकते हैं। अब जो तकनीकी का कौशल है, वो तकनीकी का कौशल आप प्राप्त करने के बाद आप अपने व्यक्तिगत जीवन के साथ-साथ अपने व्यावसायिक जीवन में बदलाव ला सकते हैं। अपने व्यावसायिक जीवन में जो आपके कार्य करने की शैली है, कार्य पद्धति है, उसमें बदलाव ला सकते हैं, जो वर्तमान समय की डिमांड है, उसके अनुरूप। साथ ही साथ समाज और देश के विकास में आप अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं, जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, और इन विषयों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने तकनीकी कौशल में अभिवृद्धि करनी चाहिए। तकनीकी कौशल का मतलब, अगर हम बात करें तकनीकी कौशल, कुछ लोग उसको भी मानते हैं कि अगर कंप्यूटर ऑन ऑफ करने आ गया तो वो तकनीकी रूप से सशक्त अगर माने, तो कहीं न कहीं ये उनकी भूल है। तकनीकी रूप से सशक्त का मतलब, आप लोग वर्तमान जो डिमांड है, जो वर्तमान समय समय की ज़रूरत है, उसके अनुरूप आपको काम करने आना चाहिए। अगर आप किसी सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो आपको एक डेस्कटॉप उपलब्ध कराया जाता है। आप स्मार्टफ़ोन उपयोग करते हैं, तो स्मार्टफ़ोन में आपको भारतीय भाषाओं, जो भी भाषा आपकी मातृभाषा है या उसके अलावा जो भाषाएँ हैं, उस पे काम करने की कौशल प्राप्त होनी चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इसी के अंतर्गत हम आज अपने वक्तव्य को इसमें चर्चा करेंगे। अब आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहले जब हम तकनीकी की बात करते हैं, और फिर कंप्यूटर, चूँकि प्रौद्योगिकी का समय है, तो कंप्यूटर के माध्यम से ही हम अपने भाषा से संबंधित अनेक कामों का संपादन करते हैं। तो अब सबसे पहला हमारे समक्ष प्रश्न आता है कि आखिर कंप्यूटर की भाषा कौन-सी है? कंप्यूटर कौन-सी भाषा समझती है? तो आप यहाँ पर एक स्क्रीन देख सकते हैं, ये कंप्यूटर है, एक लेटेस्ट ये आपके समक्ष डेस्कटॉप रखा हुआ है, हाईटेक। तो क्या इस कंप्यूटर की भाषा जो अंग्रेजी है, अंग्रेजी वो है। इसके नीचे आप लोग देख पा रहे हैं, यह एक रशियन भाषा लिखा है। इसकी जो लिपि होती है, सिरिलिक लिपि होती है। तो क्या कंप्यूटर की भाषा हमारी रशियन भाषा है, या सिरिलिक लिपि है, या जो हिंदी के चिन्ह, जो देवनागरी लिपि है,
क्या इसकी भाषा देवनागरी लिपि है? अन्यथा इन तीनों से परे हमारे जो कंप्यूटर की भाषा है वह 01 00 111 इस तरह की भाषा है। तो हम सभी को पता है कि जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो 0 और 1 होता है, अर्थात बाइनरी जो नंबर है, जो बाइनरी भाषा होता है उसको हम 0 और 1 के रूप में जानते हैं। और एक विशेष बात यह है कि कंप्यूटर भाषा से नहीं बल्कि विशेष रूप से लिपि से ताल्लुक रखती है। जैसे हमने बताया कि अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी के जो टेक्स्ट है वो अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि होती है। ये रशियन भाषा लिखी गई है, रशियन की जो लिपि है वो सिरिलिक लिपि है। ये देवनागरी जो चिन्ह हमने लिखा है, इसकी जो लिपि ये हिंदी जो चिन्ह लिखा है इसकी जो लिपि है देवनागरी लिपि है। तो इस प्रकार से हर जितनी भाषाएं हैं, विश्व में जितनी भाषाएं हैं उनकी कोई ना कोई लिपि है। अब एक चीज मैं आप लोगों को और यहाँ पर बताना चाहूंगा। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि जो कंप्यूटर की भाषा होती है वो बाइनरी भाषा होती है, अर्थात 0 और 1 की भाषा होती है। केवल वो 0 और 1 को ही समझता है। बाकी आप विश्व के तमाम जितने भी भाषाएं हैं, विश्व में जितनी भाषाएं हैं, जितनी लिपियां हैं, उनसे उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हमारी अगर हमें कंप्यूटर दिया जाता है, हमें लैपटॉप दिया जाता है, हमें एंड्रॉयड फोन, स्मार्टफोन दिया जाता है, तो अब हमारे सामने समस्या ये आती है कि कंप्यूटर तो 0 और 1 को समझता है और हम हिंदी में काम करना चाहते हैं या अन्य भारतीय भाषाओं में काम करना चाहते हैं, तो हम फिर कैसे कर पाएंगे? ये हमारे और कंप्यूटर के बीच में जो गैप है, जो भाषा का गैप है, हमें हिंदी भाषा आती है, हमें अंग्रेजी भाषा आती है, हमें मराठी भाषा आती है, हमें उड़िया भाषा आती है, लेकिन कंप्यूटर को कौन-सी भाषा आती है? 0 और 1 की भाषा आती है। तो हम कंप्यूटर पे अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में कैसे काम करें? ये कहीं न कहीं हर एक जो नया नौसिखिया होता है, उसके दिमाग में ये प्रश्न आता है, अक्सर प्रश्न आता है। तो हम यहाँ पर एक उदाहरण देना चाहेंगे। जैसे हम सपोज आपकी मातृभाषा हिंदी है या दूसरी भाषा है और आपको अचानक से जापान से कोई विदेशी व्यक्ति भारत में घूमने के लिए आता है और आपके समक्ष वो कुछ बात करना चाहता है। अब उसकी भाषा जापानी है, आपकी भाषा हिंदी है या अंग्रेजी है या अन्य कोई भारतीय भाषा है। अब उससे बात करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? एक द्विभाषीय की ज़रूरत पड़ती है, एक ट्रांसलेटर, एक अनुवादक की ज़रूरत पड़ती है जो उसकी भाषा को हमें हिंदी में बता सके और हमारी भाषा को उसको जापानीज़ में बता सके। तो ठीक इसी प्रकार से प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी यही होता है कि जब हम अपने कंप्यूटर पे काम करना चाहते हैं तो हमें एक दुभाषीय की ज़रूरत होती है और वो दुभाषीय कौन है? हम अगले स्लाइड में इसको हम देखते हैं। जो दुभाषिया है इसको हम टेक्स्ट इनकोडिंग कहते हैं, अर्थात हम कंप्यूटर के जो भी देते हैं, कंप्यूटर पर जो भी काम करना चाहते हैं वह इनकोडिंग के माध्यम से कंप्यूटर के पास जाता है और फिर कंप्यूटर उसको डिकोडिंग के माध्यम से हमें आउटपुट के रूप में देती है। तो इनपुट हमारा क्या होता है? वो इनकोडिंग होता है। तो एक बार हम संक्षिप्त में इसको इनकोडिंग, टेक्स्ट इनकोडिंग क्या होता है हम इसको देख सकते हैं। टेक्स्ट इनकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा टेक्स्ट को डिजिटल प्रारूप, हमने बाइनरी का जिक्र किया, 0 और 1 में परिवर्तित किया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरण, कंप्यूटर के अलावा जो भी डिजिटल उपकरण है, आपके पास मोबाइल फोन है, आपके पास टैबलेट है, जो भी डिजिटल उपकरण है वो समझ और संसाधित कर सकें। यह एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, विशेषकर बहुभाषी वातावरण और तकनीकी अनुप्रयोगों के लिए। हमें पता है कि हम भारत जैसे देश में एक ऐसे देश में है जहाँ पे बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो हम कहीं ना कहीं एक बहुभाषी वातावरण में रहते हैं। दुनिया की अधिकांश भाषाओं के जो अक्षर हैं और प्रतीक हैं उनको इनकोड करने का जो मानक है, ये 3 मानक बहुत अधिक लोकप्रिय हैं जिनको हम UTF-8, UTF-16 और UTF-32 के रूप में जानते हैं। ये एक बेसिक जानकारी है जिसके माध्यम से कंप्यूटर जो हम इनपुट देते हैं वो या तो UTF-8 के माध्यम से कंप्यूटर के पास जाता है, UTF-16 के माध्यम से जाता है और UTF-32 के माध्यम से जाता है। ये अलग अलग बिट बने हुए हैं, उसके माध्यम से कंप्यूटर उस भाषा को इनकोड करता है इनपुट के रूप में और उसके बाद फिर हमें डिकोड करके हमें आउटपुट देता है। अब हम एक एग्जांपल आप लोगों के समक्ष रख रहे हैं। अब हम अंग्रेजी भाषा में काम करना चाहते हैं। हमने बताया है कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? रोमन लिपि है। अब हमें कंप्यूटर में ए लिखना है, तो हम तो सिंपल से हमारे कीबोर्ड का लेआउट जो किया जाता है, डेस्कटॉप का रहे या लैपटॉप का रहे, तो आप लोगों के समझ कीबोर्ड पे लिखा रहता है जो ASDF जो है,
तो उसमें आपको अगर ए लिखना है तो आप सिंपली ए की को प्रेस करते हैं। लेकिन जब आप ए की को प्रेस करते हैं तो वो कंप्यूटर के पास इनकोडिंग के रूप में ए नहीं जाता है, वो इनकोडिंग के रूप में 0 1 उसके बाद 5 बार 0 फिर 1 के रूप में जाता है, अर्थात 8 बिट के जो कोडिंग होते हैं वो उसके माध्यम से उसके पास जाता है और फिर तब कंप्यूटर समझ लेता है कि हाँ वो ए लिखना चाहते हैं। इसी प्रकार से आप कैरेक्टर बी, अक्षर जो बी है उसको लिखना चाहते हैं तो उसका इनकोडिंग इस प्रकार से होता है, ये भी 8 बिट का होता है। अब हम देवनागरी लिपि की बात करें, आप हिंदी वर्णमाला का अक्षर क लिखना चाहते हैं जो यूनिकोड में, तो आपको आप क प्रेस करेंगे। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड में अगर आप क लिखना चाहते हैं तो इनकोडिंग के रूप में उसके पास इस तरह की कोडिंग जाती है कंप्यूटर के पास, तो कंप्यूटर समझ जाता है कि अगला जो हमारा यूजर है वो देवनागरी लिपि का क लिखना चाहता है। ये थोड़ा सा डिफरेंस आप देख सकते हैं, ये दोनों का है ऊपर तीसरी लाइन में, तीसरी और चौथी लाइन में। तो ये 8 बिट का जो हमने UTF-8 बताया था और UTF ये 24 बिट का है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है और जो जो ये UTF में डिफरेंस आता है उसके आधार पर आपके फॉन्ट भी चेंज होते हैं। अब आता है कि जब हम कंप्यूटर को इनकोड कर देते हैं, अर्थात हम कंप्यूटर को कोई इनपुट देते हैं, वो हम किसी भी भाषा में दे सकते हैं। तो कंप्यूटर फिर हमें हमारी जो अपेक्षा है, कंप्यूटर से जो अपेक्षा है कि हमें वह सॉफ्ट कॉपी के रूप में देगी या तो हमारे पास प्रिंटर की व्यवस्था है तो हम उसको हार्ड कॉपी के रूप में हम प्रिंट करके लेते हैं। तो हमें कैसे प्राप्त होता है? तो कंप्यूटर क्या करती है, इनकोडिंग करने के बाद टेक्स्ट को डिकोड करती है। तो आखिर डिकोड क्या होता है? टेक्स्ट डिकोडिंग वह प्रक्रिया है जिसमें इनकोड किए गए डेटा को उसके मूल टेक्स्ट के रूप में पुनः परिवर्तित किया जाता है। यह कंप्यूटर और संचार प्रणालियों के लिए बहुत आवश्यक है ताकि वो इनकोड किए गए संदेश को समझ सकें और उपयोगकर्ता को पढ़ने योग्य प्रदान कर सकें। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, यदि टेक्स्ट यूनिकोड UTF-8 में इनकोड किया गया है तो इनकोडिंग सॉफ्टवेयर उसे समझने के लिए UTF-8 इनकोडिंग मानक का उपयोग करेगा। मतलब आप जिस बिट में आप इनकोड कर रहे हैं उसी बिट के मानक को वह उपयोग करते हुए उसको फिर डिकोड करेगा और विशेष रूप से भारतीय भाषाओं जैसे हिंदी के देवनागरी अक्षर को सही रूप में प्रदर्शित करेगा। तो इस प्रकार से हमारी जो कंप्यूटर है, हमारे जो तकनीकी जो यंत्र हैं वो इस प्रकार से काम करते हैं, खासतौर पर भाषाओं के लिए। अब हम इतना तो हम बेसिक जानकारी प्राप्त कर लिए कि आखिर हम कंप्यूटर पे एक उपयोगकर्ता हैं और कंप्यूटर हमारे सामने एक आधुनिक मशीन है, तो हम कंप्यूटर पर भाषा संबंधित काम कैसे कर सकते हैं, ये एक बुनियादी जानकारी हो गया। अब आता है एक बहुत बड़ा आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, आखिर यूनिकोड या पिछले हमने इसके पहले भी जो कार्यशालाएं हुई थी उस दौरान भी ये चर्चा हुआ था और अक्सर हम लोग अपने समाज में देखते हैं कि लोग यूनिकोड नाम को लेके बहुत परेशान रहते हैं। मैं दूसरों की क्या बात करूं, मैं 4-5 साल पहले जब मुझे खुद यूनिकोड के बारे में नहीं पता था तो मेरे भी दिमाग में इस तरह की जिज्ञासाएं आती हैं। हम आमतौर पर देखते हैं, खासतौर पर राजभाषा से संबंधित जो लोग जुड़े रहते हैं उन लोगों को वार्षिक रिपोर्ट में भी एक प्रश्न रहता है कि आपके कार्यालय में कितने कंप्यूटर हैं और उसमें से कितने कंप्यूटर यूनिकोड समर्थित हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उनको उत्तर देना रहता है। अब जो लोग, आप तो भाषा पढ़ के आ गए, आप अंग्रेजी या हिंदी भाषा का आप गहन अध्ययन रखते हैं, आपको नॉलेज है, साहित्य का नॉलेज है। अब लेकिन आपको यूनिकोड नहीं पता है तो आप उस फॉर्मेट को, उस जो आपका रिपोर्ट है उसको कैसे प्रेषित करेंगे? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें यूनिकोड के बारे में पता रहना चाहिए। खासतौर पर ये तो सेवा में आने की भी बात है कि आप अगर कहीं सेवा दे रहे हैं, किसी विश्वविद्यालय में, किसी कॉलेज में है या राजभाषा संबंधित किसी पद पर हैं। इसके अलावा जब कोई युवा या कोई युवती किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहा है या कर रही है तो उसको टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है। तो टाइपिंग टेस्ट में एक उसमें लिखा रहता है कि आपका स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट का होना चाहिए और वह भी अगर हिंदी टाइपिंग है तो आपको यूनिकोड मंगल फॉन्ट में टाइपिंग करना आना चाहिए। तो अब वो बेचारा नौसिखिया जो कभी कंप्यूटर मुश्किल से एक आध बार देखा होगा, घर पे है तो वो यूज करता होगा, लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी समस्या आ गई, टाइपिंग तो वो कर लेगा लेकिन अब वो यूनिकोड और मंगल कहाँ से समझे, वो कहाँ लेके आए? तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, बाजारों में बड़े-बड़े सॉफ्टवेयर की दुकानों पे जाते हैं और घूमते रहते हैं कि हमें यूनिकोड कहाँ मिलेगा, यूनिकोड कहाँ मिलेगा? इसको यूनिकोड का क्या है और इसको कहाँ से हम खरीदें? अब हमारा जो आगे का जो स्लाइड है, आगे का जो वक्तव्य है, हम इसी पे केंद्रित करते हैं कि वास्तव में यूनिकोड क्या है, यूनिकोड के आने के बाद क्या परिवर्तन हुआ, उसके पहले की क्या स्थिति थी और इसकी जो विभिन्न विशेषताएं हैं हम इस पे आप लोगों को एक-एक करके हम बताएंगे।
तो यूनिकोड को समझने से पहले एक कुछ बुनियादी कंप्यूटर के बारे में और जानकारी जो बेसिक है मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूं। आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर पर विभिन्न भाषाओं के प्रयोग के लिए उस भाषा की लिपि के फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है। एक ही अब ये तो हमारा लिपि हो गया। तो अब जो फॉन्ट का उपयोग किया जाता है, फॉन्ट में मंगल हो गया, निर्मला हो गया, एरियल हो गया, एरियल यूनिकोड हो गया, इस तरह के जो ये जो नाम है इनको फॉन्ट बोला जाता है। ये हिंदी के भी फॉन्ट है, अंग्रेजी के फॉन्ट है, या अन्य भारतीय भाषाओं के या विश्व की अनेक भाषाओं के फॉन्ट हैं। तो अब फॉन्ट किसको बोलते हैं? एक ही आकार और प्रकार के अक्षर के जो समूह होते हैं उनको हम फॉन्ट कहते हैं। फॉन्ट एडिटर की सहायता से कंप्यूटर के लिए फॉन्ट विकसित किए जाते हैं। एडिटर की मदद से हम लोग फॉन्ट को विकसित करते हैं और मशीन की भाषा 0 और 1 होती है, जिसको हमने आप लोगों के समक्ष रखा। फॉन्ट को एन्कोडिंग प्रणाली के माध्यम से मशीनी भाषा में परिवर्तित किया जाता है। इसको हमने पिछली स्लाइड में भी आपको बताया। अब हम एक चर्चा करते हैं कि आखिर जो यूनिकोड था, हम सभी जानते हैं कि जो यूनिकोड है वह 90s के दशक में, मतलब 1990 के आसपास आया था। पूरे विश्व में इसको लागू किया गया था। तो उसके पहले, क्योंकि कंप्यूटर तो उसके बहुत पहले आ गया था, तो उसके पहले यूनिकोड आने के पहले कैसे काम करते थे कंप्यूटर पे? तो आप सभी इसका नाम सुने होंगे, एस्की, ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यह एक एन्कोडिंग प्रणाली है जिसकी शुरुआत 1963 में अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन, जिसको ASA ऐसा बोलते हैं, द्वारा इसको की गई थी। तो जब कंप्यूटर का चार्ल्स बैबेज ने उसका आविष्कार किया था, उसके बाद आप जानते हैं कि जो कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था वो मूल रूप से जो यूरोपीय देश हैं उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए किया गया था। तो उनकी आवश्यकता अंग्रेजी भाषा पर उस समय वो थी, जिसकी लिपि रोमन लिपि थी। तो वो जो रिक्वायरमेंट था, उनकी जो जरूरत थी, उसी के आधार पर उस समय जो फॉन्ट थे वो विकसित किए गए थे। तो उसी के अनुरूप आप सभी को पता है कि यूरोप यूनियन जो है वो कई देशों का संगठन है, वहीं पे बहुत सारी भाषाएं हैं। अब वहां पे जब एस्की जैसे एन्कोडिंग प्रणाली को डेवलप किया गया, तो उस समय भी उनको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ये जो एन्कोडिंग प्रणाली है वह अंग्रेजी में तो बहुत अच्छा काम कर रही थी, उसके अलावा जो अन्य लिपियां थी उसमें काम करने में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको दिक्कत आ रहा था। अब जो इसको एन्कोडिंग प्रणाली इसको विकसित किया गया था, इसका जो उद्देश्य था, इसका मेन उद्देश्य था कि कंप्यूटर पे टेक्स्ट को इनकोड करने का एक मानक प्रणाली बनाना था, कि एक मानक हो ताकि हम आराम से कंप्यूटर पर काम कर सकें। रोमन लिपि के अक्षरों अंकों के लिए 128 की जगह वाले एस्की एन्कोडिंग प्रणाली को विकसित किया गया था। यह 1963 में विकसित किया गया था अमेरिकन स्टैंडर्ड्स एसोसिएशन द्वारा। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी की जो वर्णमाला है वो 26 होते हैं, जिसको हम कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, बड़े और छोटे अक्षरों, और उसके बाद जो अंक है, इन सबको, इनकी पूरी सबकी जरूरत को कंपाइल करते हुए 128 की जगह वाली जो एन्कोडिंग प्रणाली थी इसको विकसित किया गया था। लेकिन जो एस्की डेवलप किया गया था, यह देवनागरी लिपि के अक्षरों के लिए उपयोग नहीं थी। अर्थात हम भारतीय भाषाओं में इस इनकोडिंग प्रणाली के माध्यम से हम काम नहीं कर सकते थे। उस समय जो विकसित किया गया था, जहां तक मुझे जानकारी है, अगर उस समय उस दशक में जो लोग हिंदी में काम करना चाहते थे अगर कंप्यूटर पे, तो उनको दिखाई तो पड़ता था, उनका जो इमेज था वो हिंदी दिखाई पड़ता था, वो लेकिन वो पूर्ण रूप से अंग्रेजी के अंकों में रहते थे। तो काम करना थोड़ा सा मुश्किल भरा होता था। लोगों को अलग अलग प्रकार के हिंदी सॉफ्टवेयर खरीदने पड़ते थे मार्केट में, और उन सॉफ्टवेयरों को इंस्टॉल करवाना पड़ता था, और तरह तरह की समस्याएं, बहुत कठिनाई होती थी। तो उस समय जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है, जो उन्होंने सीडेक पुणे और भारतीय मानक ब्यूरो, जिसको हम BIS बोलते हैं, इनकी सहायता से एस्की के तर्ज पर एक इन्होंने इसकी, उसका नाम थोड़ा सा देखिए गैप है, एस्की जो अमेरिकन स्टैंडर्ड था और जो भारतीय स्टैंडर्ड डेवलप किया गया है, इसका नाम है इसकी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस इनकोडिंग प्रणाली को 1986 में विकसित किया गया। यह भारत सरकार द्वारा इसको विकसित किया गया। और इसके बाद जब इसका विकास हुआ तो कुछ हद तक लोग हिंदी में काम करना थोड़ा सा आसान लग रहा था। लेकिन अब अगर हम वैश्विक स्तर पर देखें
तो एक तरफ एस्की का प्रयोग चल रहा है जो हम पाश्चात्य देशों में देख रहे हैं, और भारत जैसे देशों में एस्की का प्रयोग चल रहा था। तो अगर हम अपने फाइल को, अपने डाटा को अगर हम बाहर, भारत से बाहर भेज रहे हैं, तो वहां 2 प्रकार की इनकोडिंग प्रणालियों को डिकोड करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। तो विश्व के जो भाषा वैज्ञानिक थे, जो तकनीशियन थे, इनके दिमाग में इस तरह का विचार आया, क्यों ना एक इस प्रकार का हमें इनकोडिंग प्रणाली को विकसित करना चाहिए जो पूरे विश्व के लिए, विश्व की जितनी भाषाएं हैं, जितनी लिपियां हैं, सबको एक समान मतलब पढ़ सके। उनको अगर ट्रांसफर करें किसी कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो किसी प्रकार के फॉन्ट का कोई दिक्कत ना आए। तो उसी को देखते हुए जो यूनिकोड है, यूनिकोड के कॉन्सेप्ट को विकसित किया गया। यूनिकोड परियोजना की शुरुआत 1987 के अंत में की गई थी, और वर्ष 1991 में यूनिकोड कंसोर्टियम, जो यूनिकोड कंसोर्टियम है, यह वैश्विक एक संस्था का नाम है, और इस वैश्विक संस्था में विश्व के तमाम देशों के करीब 100 से भी अधिक जो वैज्ञानिक थे, जो इस तरह के वैज्ञानिक थे जो इसमें रुचि रखते थे, उन लोगों के सहयोग से इसका जो यूनिकोड का प्रथम संस्करण 1981 में विकसित किया गया था। और आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो हमारा पहला यूनिकोड का संस्करण आया था, उसी समय से अर्थात 1991 से हमें हिंदी में काम करने का, मीन्स देवनागरी लिपि में काम करने का उसमें सपोर्ट स्थापित था। अब हम एक आपके सामने, आप स्क्रीन हमारा देख पा रहे होंगे, यह यूनिकोड नहीं आया था उसके पहले की स्थिति है कि आखिर यूनिकोड आने के बाद क्या बदला, हम प्रैक्टिकल में आप लोगों को दिखा रहे हैं। जब यूनिकोड नहीं आया था तो कृतिदेव 010 ये फॉन्ट में जो इबारत है, मतलब लेख लिखी जाती थी। तो आप देख सकते हैं एक ये हिंदी का एक लेख है जिसको कृतिदेव 010 फॉन्ट में लिखा गया है। लेकिन इसी हम लेख को अगर हम एरियल यूनिकोड में अगर हम परिवर्तित करते थे, तो यह इस तरह का आ जाता था। इसका फॉन्ट आप देख रहे हैं, यह पढ़ने लायक नहीं है, अर्थात यहाँ हमारे लिए कचरा। अगर हम कंप्यूटर की भाषा देखें तो इसको जिब्रिस्ट बोलते हैं, तो यह हमारे लिए एक जिब्रिस्ट टाइप का, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो इस प्रकार की दिक्कतें आती थी। अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको थोड़ा यूनिकोड के बारे में पता नहीं है या फॉन्ट का जानकारी नहीं है, केवल भाषा और साहित्य के चिंतक हैं, भाषा और साहित्य के विद्वान हैं, उनको इस तरह के समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इन्हीं समस्याओं के निदान के लिए यूनिकोड का आविष्कार किया गया, यूनिकोड को डेवलप किया गया। अब सपोज आपने ये एक टेक्स्ट लिखा, मैंने उदाहरण के लिए आपको एक लाइन का एक वाक्य लिखा है। अगर इस टेक्स्ट को आप में कृतिदेव 010 का ये फॉन्ट है, और इस टेक्स्ट को आपने ईमेल के माध्यम से या दूसरे किसी सोर्स के माध्यम से दूसरे कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप में आपने भेजा, ट्रांसफर किया फाइल को, डेटा को। अब उनके पास कृतिदेव 0.01.0 नहीं है, उनके पास एरियल यूनिकोड है या उनके पास दूसरे यूनिकोड है, तो वहां भी इस चीज को नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये तरह की समस्याएं आती थी। अब आइए हम बात करते हैं आखिर यूनिकोड है क्या। तो यूनिकोड एक विशेष प्रकार का एनकोडिंग प्रणाली है जो प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है, चाहे वह कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे वह कोई भाषा हो। तो ये एक विशेष बात है जब इनको यूनिकोड को डेवलप करते समय ये भाषा वैज्ञानिकों द्वारा यह विशेष रूप से प्राथमिकता दी गई कि हम यूनिकोड तो डेवलप कर रहे हैं, लेकिन हमें इस प्रकार से इसको विकसित करना चाहिए कि यूनिकोड के अंतर्गत हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हो, किसी प्रोग्रामिंग के अंतर्गत काम कर रहे हैं, विश्व की किसी भाषा में काम कर रहे हो, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी उपयोगकर्ता को किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। और इसी को देखते हुए आप देख सकते हैं यूनिकोड मानक स्टैंडर्ड वो एप्पल जैसी अंतरराष्ट्रीय कंपनियां, एप्पल, एचपी, आईबीएम, जस्ट सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सैप, सन, साइबेस, यूनिसस जैसी उद्योग की प्रमुख कंपनियों ने उसी समय से इसको अपना लिया, क्योंकि उनको अपने व्यापार को बढ़ाना था, और व्यापार तभी बढ़ सकता है जब वह आम लोगों की तकनीकी जो जरूरत है उसको अपनाते हुए अपने व्यापार को फैलाए। आज यूनिकोड ने पूरे विश्व की सभी लिपियों को समेकित करते हुए सभी भाषाओं में काम करना आसान बना दिया है। आप देख सकते हैं कि आज हम लोग पूरे विश्व में जो भी कंप्यूटर खरीदे जा रहे हैं, या हमारा जो स्मार्टफोन 6 इंच का हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन एंड्रॉयड का रहता है, या एप्पल का आईफोन जो रहता है, वो सब जो यूनिकोड समर्थित हैं। और आज आप
हिंदी, अंग्रेजी के साथ-साथ किसी भी भाषा में आप उस पे आसानी से काम कर सकते हैं। आप आसानी से बोल के लिख सकते हैं, लिखा हुआ चीज़ सुन सकते हैं। ये सब चीज़ें किसकी देन है? यूनिकोड की देन है। अब देखिए, अब हम जब यूनिकोड आ गया, तो हमने एक पहला स्क्रीन आपको उदाहरण के लिए दिखाया था, अब दूसरा स्क्रीन है। अब हमने उसी टेक्स्ट को, जो टेक्स्ट हमने उदाहरण के रूप में आपको दिखाया था, उसी टेक्स्ट को हमने मंगल फॉन्ट में यहाँ पर लिखा है। और इसी को हम अगर दूसरा जो हमारा एरियल यूनिकोड है, जो आपका दूसरा फॉन्ट है, उसमें हम चेंज करते हैं, तो केवल आप देख सकते हैं, इसकी जो शैली है, ये जो अक्षरों की शैली है, केवल वो परिवर्तित हो हुई है, लेकिन पूरा अक्षर, जो शब्द हैं, अक्षर हैं, उसकी भाव है, जो व्याकरण है, सब कुछ वैसे का वैसे है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। अर्थात ये यूनिकोड आने के बाद हम किसी भी फॉन्ट को किसी दूसरे फॉन्ट में परिवर्तित करने के बाद भी हमें किसी प्रकार की समस्या नहीं आती, कोई भी हमारा टेक्स्ट करप्ट नहीं होता है। तो यही विशेष खासियत है। अब यूनिकोड का उद्देश्य क्या था? यूनिकोड को जब डेवलप किया जा रहा, जब इसको विकसित किया जा रहा था, तो यही इसका मेन उद्देश्य था। एक लाइन में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि विश्व का हर एक व्यक्ति अपने कंप्यूटर और फोन पर अपनी भाषा में काम करने में सक्षम हो। अर्थात जो तकनीकी जो पटल थे, जो सॉफ्टवेयर थे, उनके अंदर सरलीकरण किया गया। सरलीकरण इसलिए किया गया कि सभी भाषाओं के लिए एक कॉमन मंच प्रदान किया जा सके और जो उपयोग करता है वह आसानी से अपनी भाषाओं में, किसी भी भाषाओं में अपना काम कर सके। तो अब यूनिकोड आने के बाद बदलाव क्या-क्या आया साथियों? तो हम देख सकते हैं कि कोई भी डिजिटल उपकरण हो, आप उस पे आसानी से काम कर सकते हैं। वह डिजिटल उपकरण आपका लैपटॉप हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, डेस्कटॉप हो सकता है या आपका स्मार्टफ़ोन हो सकता है, आपका टैबलेट हो सकता है, कोई भी उपकरण हो, आप उस पे आराम से किसी भी भाषा में काम कर सकते हैं। कोई भी प्लेटफ़ॉर्म हो, आप कोई भी ओएस यूज़ करते हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हो, हर जगह आप अपना किसी भी भाषा में आप काम कर सकते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, सॉफ्टवेयर में भी आप आराम से काम कर सकते हैं। कोई भी भाषा हो, उस भाषा में आप काम कर सकते हैं। विश्व की कोई लिपि हो, आप उस लिपि में काम कर सकते हैं। अब हम जैसा कि ज़िक्र किए थे आप लोगों को, यूनिकोड के आने से पहले हमें हिंदी में काम करने के लिए बाज़ारों से अलग-अलग प्रकार के सॉफ्टवेयर को खरीदने पड़ते थे और उस समय बहुत सारी बाधाएँ होती थी। कोई सॉफ्टवेयर आते ही इंस्टॉल करते थे, इंस्टॉल करने के बाद करप्ट हो जाता था या बहुत सारे दूसरे तकनीकी अड़चनें आती थी। लेकिन अब यूनिकोड आने के बाद हर चीज़ें एकदम सरल हो गई है, आसान हो गई है, आप लोग आराम से अपने काम को संपादित कर सकते हैं। अब हम देखेंगे यूनिकोड आने के बाद जो विशेष परिवर्तन जो हुआ है, वो क्या-क्या रहे हैं। हर अक्षर के लिए अलग-अलग कोड का लक्ष्य निर्धारित किया गया ताकि दुनिया की हर भाषा के हर अक्षर के लिए अद्वितीय कोड जो हर प्लेटफ़ॉर्म और हर प्रोग्राम पर चलाया जा सके, जहाँ जो हर प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध हो और हर प्रोग्राम पर उपलब्ध हो, वहाँ पर जो उपयोग करता है, उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। हमने आपसे यूनिकोड का जब प्रथम हमने स्लाइड दिखाया था, उसी समय चर्चा किया था कि देवनागरी लिपि के समर्थन के लिए जब यूनिकोड का प्रथम संस्करण 1991 में आया था, तो उस समय देवनागरी जो लिपि के चिन्ह थे, 104 लिपि चिन्हों को यह सपोर्ट करता था, जिसको वर्तमान समय में अभी जो वर्तमान समय पर 15.0 जो संस्करण है, उसमें 128 चिन्हों को अभी सपोर्ट करता है। तो कहीं न कहीं हमारा जो लगातार विकास हो रहा है, विकास की श्रेणी में हम लिपि चिन्हों में भी विकास कर रहे हैं और जितना उसको एक्सटेंड हो सकता है, उतना हमारे जो विद्वान हैं, जो तकनीकीविद हैं, वो इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं, इसको बढ़ाते जा रहे हैं। यूनिकोड का जो वर्तमान नवीनतम संस्करण है, वो 15.0 चल रहा है, जिसे सितंबर या नवंबर 2022 इसी के आसपास इसको विकसित किया गया था, इसको लॉन्च किया गया था और इसमें कुल 161 विश्व की लिपियां हैं और अगर हम अक्षरों की बात करें तो 1,49,286 अक्षर को यह सपोर्ट करता है और जो नवीनतम संस्करण है अर्थात अगर हम जो संस्करण इसके पहले का था 14.0 संस्करण और 15.0 संस्करण की बात करें तो जो 15वां संस्करण है इसमें 2 और लिपियों को वैश्विक लिपियों को इसमें जोड़ा गया है। तो लगातार जितने अपडेट आते हैं, जैसे इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं कि हमारे एंड्रॉयड फोन में हम जितने सॉफ्टवेयर उपयोग करते हैं, तो कहीं न कहीं जो सिक्योरिटी ब्रीचेज़ रहते हैं, उन सिक्योरिटी ब्रीचों को काउंटर करने के लिए लगातार उस सॉफ्टवेयर में जो कंपनियां हैं उसको अपडेट करती रहती हैं, सुरक्षा की दृष्टि से अपडेट करती रहती हैं ताकि आने वाले जो सिक्योरिटी ब्रीचेज हैं उसको वो काउंटर कर सकें। ठीक इसी प्रकार से हमारे सॉफ्टवेयर में, हमारे तकनीकी में लगातार विकास होता रहता है।
अब यूनिकोड के फायदे क्या हैं? हम संक्षेप में एक-एक करके हम समझेंगे कि यूनिकोड के जो मूल फायदे हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप फाइल, डाटा को स्थानांतरित कर सकते हैं और स्थानांतरित करने के बाद आप आराम से जो चीज़ें आप अपने कंप्यूटर में पढ़ रहे थे, वही चीज़ें आप दूसरे कंप्यूटर में पढ़ सकते हैं। लेक डाटा का करप्ट ना होना, हमने इसके बारे में आप लोगों को बताया कि आप कोई भी फाइल पे काम कर रहे हैं, किसी फ़ोल्डर में काम कर रहे हैं और उसमें जो आपका डाटा है, जो आपका आर्टिकल है, जो आपका लेख है, वह यूनिकोड आने की वजह से वो करप्ट नहीं होता है। आपको हिंदी में मेल भेजने की सुविधा, ये यूनिकोड की ही देन है कि आप अब हिंदी या अन्य भारतीय भाषाओं में आप ईमेल भेज सकते हैं। हिंदी में सर्च करने का प्रावधान बना दिया गया कि आप देवनागरी लिपि में कोई भी चीज को, कोई भी विषय आप सर्च इंजन, चाहे वह गूगल क्रोम हो, ओपरा मिनी हो या माइक्रोसॉफ्ट का बिंग हो, आप जो भी सर्च इंजन उपयोग करते हो, आप किसी पर इसको सर्च कर सकते हैं। हिंदी के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में आप सर्च करेंगे और आपको जो आउटपुट मिलेगा इनकोड डिकोडिंग के माध्यम से, वह उसी भाषा में मिलेगा जिस भाषा में आपने सर्च किया है। यूनिकोड आने के बाद आप हिंदी में वेबसाइट बना सकते हैं। ये वेबसाइट बनाने की सुविधा आप लोगों को दी गई। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आप लोग देखे होंगे, ऑनलाइन अनुवाद उपकरण में अनुवाद करते समय ऑटो डिटेक्ट के माध्यम से भाषाओं को पहचानने की सुविधा। अगर हम गूगल अनुवाद की बात करें तो जिसको 2007 में लॉन्च किया गया था, और माइक्रोसॉफ्ट अनुवाद है, इसको वर्ष 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। तो आप लोग अगर कभी इन मशीनी अनुवाद टूल्स का, मशीनी अनुवाद उपकरण को उपयोग किए होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि आप जो अनुवाद करते समय जो आपका स्रोत जहाँ पर, अर्थात जिस भाषा से जिस भाषा में अनुवाद करना है, तो जिस भाषा से करना है, सपोज हमें अंग्रेजी का एक वाक्य है, हम उस अंग्रेजी के वाक्य को हिंदी में अनुवाद करना चाहते हैं, तो जो अंग्रेजी का हमारा वाक्य रहेगा वो स्रोत भाषा रहेगा, वो स्रोत लैंग्वेज रहेगा, जिसको हम सोर्स लैंग्वेज कहते हैं। और जो हमारा जब अनुवाद के बाद जो हमारे हिंदी प्राप्त होगा, वह हमारा टारगेट लैंग्वेज रहेगा, हमारा लक्ष्य भाषा रहेगा। तो जब हम किसी सेंटेंस को, किसी वाक्य को लिखते हैं, तो आप देखते होंगे कि ऑटोमेटिक वहाँ पे भाषा आपको डिटेक्ट नहीं करना पड़ता है। अगर आप हिंदी की एक लाइन लिखे, अंग्रेजी की एक लाइन लिखे, तो ऑटोमेटिक वो ऑटो डिटेक्ट करके दिखा देता है कि हिंदी से आप अनुवाद करना चाहते हैं। आप मुझे बताएं कि आप किस भाषा में, किस टारगेट लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं, तो उस चीज को आपको चेंज करना रहता है। ये सब कैसे हुआ साथियों? ये सब यूनिकोड आने के बाद हुआ। यूनिकोड के माध्यम से आज सब कंप्यूटर आज इस काबिल हो गए हैं कि आप लोगों को बहुत आसानी से काम करने की सुविधाएं प्राप्त हो पाती हैं। इसका एक विशेष जो हमारा फायदा है, दुनिया के किसी भी भाषा में स्टोर करने की सुविधा। आपका कोई भी फाइल रहे, आप दुनिया के किसी भी कंप्यूटर, किसी भी भाषा में आप काम कर रहे हैं, वो उसको आप कहीं भी सेव कर सकते हैं अगर यूनिकोड सपोर्टेड है। और आप लोगों को बता दें, वर्ष 2000 के बाद भारत में जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप बने हैं, खासतौर पर माइक्रोसॉफ्ट के जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रहे हैं, सब यूनिकोड समर्थित हैं। आप लोगों को उसमें वो उसको में टेंशन लेने की या चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। केवल आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप जिस भाषा में काम करना चाहते हैं, उस भाषा को केवल आपको सक्रिय करना रहता है। अब आते हैं कि जो विशेषताएं हैं, कुछ तकनीकी विशेषताएं हैं यूनिकोड की, जिसको हम इस स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को मैं समझाने का प्रयास करूंगा। भाषा की दृष्टि से यूनिकोड की जो 10 विशेष तकनीकी विशेषताएं हैं, वो उसका पहला जो विशेषता है टेक्स्ट डिस्प्ले। अब टेक्स्ट डिस्प्ले का एक उदाहरण मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक मेल आता है, अब वो जापान से मेल आता है, वो जापानी भाषा में लिखी गई है। अब आपने अपने कंप्यूटर में जापानी भाषा को एक्टिवेट नहीं किया है, लेकिन जब आप मेल को, उस फाइल को डाउनलोड करेंगे, तो आराम से बिना उस भाषा को सक्रिय किए हुए आप उस जापानी वो फाइल को आप आराम से खोल पाएंगे। आपका कोई भी फाइल, कोई भी वाक्य उसमें करप्ट नहीं होगा, केवल आपको पढ़ने आना चाहिए। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जापानी भाषा पढ़ने आता है या नहीं आता है। तो इस तरह की सुविधाएं विकसित की गई हैं कि बिना भाषा को, उस लैंग्वेज को सक्रिय किए बिना भी आपके कंप्यूटर में उस टेक्स्ट का डिस्प्ले किया जाएगा। तो यह एक विशेष इसका वो हमारी विशेषता है, जो हम लोगों को यूनिकोड के माध्यम से हम लोगों को मिलता है। एक चीज और मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, जोड़ना चाहूंगा। आप सभी जानते हैं कि जब हम अंग्रेजी भाषा अर्थात रोमन लिपि में हम अंग्रेजी के किसी भी वाक्य को लिखते हैं,
तो जो अंग्रेजी मतलब रोमन लिपि में जो लिखी जाती है वो जो लीनियर भाषा होती है, लीनियर भाषा अर्थात मतलब एक सीधी लाइन में हम लिखते जाते हैं। कोई भी अंग्रेजी का कोई भी वाक्य आप ले लीजिए, मैं उदाहरण के लिए मैं आपको 1 मिनट, मैं आपको एक अंग्रेजी का वाक्य दिखाऊंगा। शायद कुछ दिक्कत है, तो मैं आप लोगों को वैसे ही वर्बल मैं बोल के समझाता हूं कि अंग्रेजी का कोई भी वाक्य आप लिखते हैं, कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो आप लोग जहां से शुरू करते हैं अर्थात बाएं से दाहिने तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर हम हिंदी भाषा की बात करें या अन्य भारतीय भाषाओं की बात करें, तो हमें इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती हैं। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बता रहे हैं, अब जैसे कृत्रिम लिखा हुआ है, तो अब हम रोमन लिपि में हम क्या करते हैं, हम एक अक्षर लिखे बी ओ वाई, बी लिखे, ओ लिखे और वाई, और उसी प्रकार से अन्य जो अक्षर हैं, अन्य जो वाक्य उसके शब्द हैं, उसको हम लिखते आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन अब यहाँ कृत्रिम देखिए, अगर हमें देवनागरी लिपि में कृत्रिम लिखना रहे तो हम क लिखे, क के बाद हम सीधे नहीं बढ़े, उसके नीचे री का मात्रा है, फिर आप आगे बढ़ेंगे, त्र लिखे, त्र के पहले छोटी का मात्रा, मतलब इस प्रकार से हम केवल आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, हमने देवनागरी या अन्य भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए हमें सीधे के साथ साथ नीचे भी लिखना पड़ रहा है, ऊपर भी लिखना पड़ रहा है, आगे भी लिखना पड़ रहा है, पीछे भी लिखना पड़ रहा है। तो इन सब जरूरतों को पूरा करने के लिए यूनिकोड के साथ साथ हिंदी शेपिंग इंजन की जरूरत पड़ती है, जो इन सब जरूरतों को पूरा करती है। तो यह आप टेक्स्ट डिस्प्ले के माध्यम से इसको आप आराम से कर सकते हैं। अब दूसरा है टेक्स्ट स्टोरेज। हमने आपको बताया कि यूनिकोड आने के बाद आपको टेक्स्ट स्टोर करने की सुविधा मिलती है कि आप किसी प्रकार के फाइल को कहीं से भी आप किसी भी उसमें फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। आपका फाइल कोई करप्ट नहीं होगा। जिस स्थिति में, जिस नाम से उस फाइल को या फोल्डर को क्रिएट किया गया था, ठीक उसी दशा में आपका जो फाइल दूसरे भी कंप्यूटर में आप ईमेल के माध्यम से करें, चाहे डाटा को स्थानांतरित करके पेन ड्राइव या हार्ड डिस्क के माध्यम से जब आप स्थानांतरित करते हैं, तो ठीक वही नाम मिलेगा आपको, फाइल का जो स्टोरेज रहेगा वो उसी प्रकार का रहेगा, इसमें कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये सबसे बड़ी दूसरी तकनीकी विशेषता है। तीसरी जो है टेक्स्ट इनपुट, एक चीज मैं यहाँ पर ऐड करूंगा कि हमने टेक्स्ट टाइपिंग नहीं लिखा या टेक्स्ट टंकड़ हमने नहीं लिखा है, क्योंकि आपको पता है कि अभी वर्तमान समय पर जिस तकनीकी दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, आज हम टेक्स्ट केवल टाइपिंग के माध्यम से नहीं, आज हम टेक्स्ट बोल के भी हम अपनी इनपुट को दे पा रहे हैं। आप कंप्यूटर में या मोबाइल फोन में आप बोल के भी लिख पा रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको टेक्स्ट इनपुट का नाम दिया है। तो आप सभी को पता है कि जो कंप्यूटर पे अगर आप काम करते हैं तो हम 3 प्रकार से, अगर हम टाइपिंग की बात करें, टंकड़ की बात करें, तो हम 3 प्रकार की टाइपिंग की सुविधा मिलती है, जिसमें पहला हमारा इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड होता है। इंस्क्रिप्ट का मतलब होता है इंडियन स्क्रिप्ट में, इंडियन स्क्रिप्ट को व्यवस्थित रूप में उनके ध्वन्यात्मक विशेषताओं को समेकित करते हुए जिस कुंजी पटल का विकास किया गया, उसको हम इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड बोलते हैं। तो इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के माध्यम से आप आसानी से, उसको थोड़ा सा टाइपिंग सीखने की जरूरत आप लोगों को पड़ती है, उसके माध्यम से अगर आप हिंदी टाइपिंग करने आ गया तो अन्य भारतीय भाषाओं में भी आप टाइपिंग टंकड़ करके आप अपने टेक्स्ट को इनपुट कर सकते हैं, कंप्यूटर को दे सकते हैं। दूसरा होता है क्या, दूसरा है इंडिक टूल के माध्यम से। जो कंप्यूटर, जो ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर जैसे विंडोज हम लोग यूज कर रहे हैं, विंडोज आप विंडोज 10 के पहले के वर्जन को आप लोग उपयोग कर रहे हैं तो उसमें नहीं, बाकी विंडोज 10 एंड 11 में अभी इसको इनबिल्ट ही बना दिया गया है। आपको फोनेटिक्स के माध्यम से एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसको एक्टिवेट करने के बाद आप रोमन के रूप में, जैसे हम मोबाइल फोन पर मैसेज भेजते हैं, क्या कर रहे हो, KYAKAR रहे हो, मतलब रोमन में हम लिखते हैं हिंदी भाषा को, और वो डिट्टो हमें हिंदी में उसको दिखाता है। तो जो भी कंप्यूटर विंडोज 10
से पहले के हैं, वहाँ पर एक सुविधा माइक्रोसॉफ्ट का ही है। आप इंडिक टूल डाउनलोड करके आप उसका बिट आता है, आप 32 बिट यूज कर रहे हैं या 64 बिट यूज कर रहे हैं, वो आपके कंप्यूटर में जो भी सपोर्ट करता है उसके हिसाब से आप डाउनलोड करने के बाद, उसको इंस्टॉल करने के बाद आप आराम से टाइपिंग कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि सबसे बेहतरीन जो है टेक्स्ट को इनपुट करने का ये जो माध्यम है वो आप इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के माध्यम से करें। अन्यथा अभी जो विंडोज 10 और एबव वर्जन के जो आ रहे हैं उसमें बोल के टाइप भी करने की व्यवस्था है, या उनके पुराने जो वर्जन है उनको एडिशनल कुछ वेबसाइट डेवलप किए गए हैं जिनका उपयोग करते हुए आप वॉइस टू टेक्स्ट के रूप में आप बोल के आप इनपुट कर सकते हैं। तो ये हमारा रहा टेक्स्ट इनपुट। चौथा बहुत ही बहुमूल्य है, बोलेंगे स्थानीयकरण, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं लोकलाइजेशन। तो स्थानीयकरण क्या होता है? स्थानीयकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, अब आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम की भाषा कौन सी है, आप उसको भी अपने अनुकूल उसको परिवर्तित कर सकते हैं। अधिकांश कंप्यूटरों में बाय डिफॉल्ट अंग्रेजी भाषा होती है, लेकिन आप अगर चाहें तो उसके भाषा में भी परिवर्तन, आप विंडोज को आप चेंज कर सकते हैं, उसकी भाषा को चेंज कर सकते हैं। तो आपको जो अंग्रेजी में लिखा हुआ, रोमन लिपि में लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है, वह आपको अन्य भारतीय भाषाओं में लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। आप अगर एमएस ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप वर्ड में, एमएस ऑफिस के वर्ड में काम कर रहे हैं और आप देखते हैं एडिट, फाइल, मेन्यू, जो ये सब ऑप्शन आते हैं, रिव्यू, ये सब ऑप्शन आते हैं, ये सब अंग्रेजी में लिखे रहते हैं। अगर आप इसको चाहें तो इसको भी स्थानीयकरण के माध्यम से आप के नाम में परिवर्तित कर सकते हैं, अर्थात हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं। मैं इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को एक दिखाता हूं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये वर्ड फाइल हमने खोला है। आप स्थानीयकरण कैसे कर सकते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम आप लोगों को दिखाते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर फाइल है, होम है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, ये सब किसमें है? रोमन लिपि में इसमें हमें दिखाई पड़ रही है। अगर आप चाहते हैं कि ये सब जो लिखावट है हमारी अपनी भाषा में हो जाए, अर्थात हिंदी भाषा में हो जाए या अन्य भारतीय भाषाओं में हो जाए, तो आपको क्या करना है? सिंपल आपको क्या करना है, आप यहाँ पर रिव्यू ऑप्शन देख रहे हैं। मैं एक उदाहरण आप लोगों को करके दिखा रहा हूं। तो आप रिव्यू में जाएं, रिव्यू में देख रहे हैं, उसके बाद जैसे रिव्यू में क्लिक करेंगे यहाँ पर लैंग्वेज का ऑप्शन आता है, आपको लैंग्वेज में जाना है। आप लैंग्वेज में जाएंगे तो दो ऑप्शन आएगा, सेट प्रूफिंग लैंग्वेज, लैंग्वेज प्रेफरेंस। तो आपको क्या करना है? दूसरे वाले ऑप्शन में जाना है, लैंग्वेज प्रेफरेंसेज में जाना है। अब लैंग्वेज प्रेफरेंसेज जैसे ही आप खोलेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन रहेगा ऑफिस डिस्प्ले लैंग्वेज। आप अपने ऑफिस को कौन से लैंग्वेज में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो हमने हिंदी को ऐड करके रखा है, तो आपको करना क्या है, आप इसको पे क्लिक करेंगे, इसको क्लिक करने के बाद मूव अप कर देंगे, तो ये बाय डिफॉल्ट आपका हिंदी लैंग्वेज आपका हो जाएगा। अगर आपके पास लैंग्वेज नहीं है तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ऐड लैंग्वेज। जैसे ही आप ऐड लैंग्वेज करेंगे तो आप देखेंगे विश्व की तमाम भाषाएं इसमें इनबिल्ट है। आप देखिए मराठी भी है, नेपाली भी है, उड़िया भी है, पर्शियन भी है, इस तरह की तमाम, पंजाबी भी है, हर भाषा को आप कर सकते हैं। तो आप कर सकते हैं। अब मैंने हिंदी क्लिक कर लिया और उसके बाद आपको सिंपली क्या कर देना है, ओके पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद ऑप्शन आता है, एक पॉपअप मैसेज आएगा, प्लीज रिस्टार्ट ऑफिस सो दैट योर लैंग्वेज चेंजेस कैन टेक इफेक्ट। तो आपको क्या करना है, एक बार आपको ये फाइल आपको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद फिर से एक बार आपको ओपन कर देना है। तो एक बार मैं फिर से ओपन करके दिखा देता हूं आप लोगों को। अब आप लोग देख पाएंगे जो हमारा लैंग्वेज रहेगा वो लैंग्वेज हमारा हिंदी हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? हाँ सर, दिख रहा है। जी जी, आप यहाँ पर देखिए अभी से मैसेज आ रहा है कि प्रारंभ हो रहा है, अर्थात हमारा इसका मतलब यह है कि हमारी भाषा जो है वो बदली जा चुकी है। आप देखिए यहाँ पर देखिए, पहले जो फाइल आता था रोमन लिपि में, अब ये फाइल आ गया आपका देवनागरी लिपि में। फाइल, होम, सम्मिलित करें, डिजाइन, लेआउट, संदर्भ, मेलिंग, समीक्षा, देखें, मदद करें, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ये रही पहली बात। दूसरा, हम वर्ड फाइल खोले हैं तो एक चीज और आप लोगों को बता देते हैं
कि जब समीक्षा में जाएँगे, जो रिव्यू था उसी को हिंदी में हम समीक्षा कहते हैं। तो इसमें जब हम भाषा का हमने क्लिक किया था, तो यहाँ पर आप देखिए अंग्रेजी में जब हम लोग उपयोग करते हैं, अंग्रेजी में कुछ लिखते हैं, तो ऑटो प्रूफिंग की हमें सुविधा उपलब्ध होती है कि हम अगर कोई स्पेलिंग गलत लिखे हैं, तो ऑटो करेक्ट हो जाता है। वो ऑटो करेक्शन का इसमें ऑप्शन मिलता है। ठीक इसी प्रकार से हिंदी भाषा या अन्य भारतीय भाषाओं में आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन है अशुद्धि जात भाषा सेट करें। इस पे क्लिक कर दीजिए आप। अब कौन-सा भाषा आप लेना चाहते हैं? ये आप हिंदी लेना चाहते हैं, आप यहाँ पे ठीक है कर दीजिए। अब इसके बाद देखेंगे जब भी आप हिंदी में काम करेंगे, अब जैसे यहाँ पर देखिए जनसांख्यिकी है, यहाँ पे रेड अंडरलाइन आ गया, मतलब इसमें थोड़ी-सी अशुद्धि है। अब यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक करने के बाद जनसांख्यिकी इसमें स्पेस होना चाहिए, ये दिखा दिया। इसके बाद मतलब जैसे अंग्रेजी में आप लोगों को जो सुविधाएँ मिलती हैं, वो अन्य भारतीय भाषाओं और हिंदी में भी आपको ये सुविधा मिलेगी। एक दूसरा इसकी और विशेषता है, आप थिसारस का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने नमस्कार को अगर हम देखना चाहें कि इसको और क्या-क्या कहते हैं, तो यहाँ पे थिसारस का ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं। नमस्कार को नमस्ते बोलते हैं, जो संज्ञा है, नमस्ते, नमन, वंदन। इस प्रकार से आप जिसको हम पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, सिनोनिम्स बोलते हैं, आप इस तरह की भी सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। तो बहुत सारी यूनिकोड आने के बाद बहुत सारी आप लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ विकसित की गई हैं। बशर्ते ज़रूरत है कि वो सुविधाओं का उपयोग करना हमें आना चाहिए। अगर आप लोगों को सुविधाओं का उपयोग करने आ रहा है, इस प्रकार की सेटिंग आप कर पा रहे हैं, तो वास्तव में आप किसी भी भाषा में बेहिचक आप आसानी से काम कर सकते हैं। तो यह स्थानीयकरण के अंतर्गत आप इन सब परिवर्तन को कर सकते हैं। अब अगला हमारा है भाषाई नाम। अर्थात हम किसी भी फ़ोल्डर को, हम किसी भी फ़ाइल को अपनी भाषा में उसको एक नाम दे सकते हैं, उसकी एक आइडेंटिटी, उसकी एक पहचान दे सकते हैं। यह सब संभव हुआ है यूनिकोड के आने के बाद। अब है अगला भाषाई सुविधाएं। भाषाई सुविधाएं के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि जो सुविधाएं हमें अंग्रेजी भाषा में जब कंप्यूटर विकसित की गई थी, जो अंग्रेजी भाषा में मिल रही थी, वो भाषाई सुविधाएं हमें हिंदी के साथ साथ अन्य विश्व की अन्य भाषाओं में भी हमें। इसके बाद है वेब समर्थन। आप कोई भी वेब डिजाइन कर रहे हैं, आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, तो आप उस वेबसाइट का विकास आप हिंदी भाषा में आप आसानी से कर सकते हैं। आपको कोई भी असुविधा, किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। आप देख रहे हैं कि चैट जीपीटी 4 और इसके बाद बहुत सारे इसके मतलब कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कई सारे वर्जन आ चुके हैं और आप उस पे देखते होंगे कि आप अंग्रेजी के साथ-साथ अन्य भारतीय भाषाओं में, विशेष रूप से हिंदी में बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं। कुछ पूछना है आप एआई से, आप उसकी मदद ले सकते हैं। वो आपको जिस भाषा में इनपुट दे रहे हैं, उसी भाषा में आपको आउटपुट देता है। तो कहीं न कहीं एआई भी आज इतने अच्छे से हमें भाषा में मदद कर रही है, इसके पीछे भी कहीं न कहीं यूनिकोड का ही वो है, देन है कि हमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता भी हमें हमारी अपनी भाषा में हमें आउटपुट दे रही है। अगला है भावी दिशाएं। हम साथियों हम जानते हैं कि लगातार जो तकनीकी दुनिया में, प्रौद्योगिकी की दुनिया में लगातार विकास होने की संभावनाएं हैं और दिन प्रतिदिन नए विकास होते जा रहे हैं और उसी का देन है कि आप देखिए 1991 में जब यूनिकोड का प्रथम संस्करण आया था और 2022 में यूनिकोड का 15वां संस्करण विकसित किया गया। तो कहीं न कहीं लगातार उसमें विकास हो रहा है और जब विकास होती हैं तो उसमें दशाएँ और दिशाएँ मिलती हैं हमें काम करने को। एक उदाहरण मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि जो साथी गूगल अनुवाद, मशीनी अनुवाद का उपयोग करते रहे होंगे, मैंने बताया आप लोगों को 2007 में गूगल ट्रांसलेट को विकसित किया गया था और जब इसके प्रारंभिक चरण में था, मतलब 2007 में विकसित किया गया था, आप 2012 या 2015 तक अगर उसमें कोई अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद अगर किए होंगे, तो आप उसकी क्वालिटी चेक करें, आप उसकी गुणवत्ता देखें, उसकी भाषा, शैली, व्याकरण को देखें और आज के समय में जब 2025 में हम लोग उसमें अनुवाद करते हैं, तो आप देखेंगे ज़मीन आसमान का अंतर हमें दिखाई पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये जो भावी दिशाएँ हैं, लगातार जो तकनीकी विकास हो रहे हैं, वो उनके कारण संभव हो पा रहे हैं। अब आती है अंतिम जो इसकी विशेषता है, तकनीकी विशेषता। तो भावी दिशाएँ और तकनीकी विशेषता करीब-करीब मिलता-जुलता है कि लगातार तकनीकी में विकास हो रहे हैं। जब विकास के द्वार खुलते हैं हम लोगों के लिए, तो हमारी जो कार्य योजना रहती है, कार्य पद्धति होती है, उसके भी उसका भी जो विस्तार होता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं यूनिकोड आने से इन 10 विशेष प्रकार की तकनीकी सुविधाएँ हमें प्राप्त होती हैं। साथियों, हमने स्क्रिप्ट कुंजी पटल के बारे में आपसे चर्चा की। वह उसका एक इमेज है आप लोगों के लिए
कि इंस्क्रिप्ट जो कुंजी पटल है, इस तरीके से आप इसमें इसके माध्यम से आप आराम से हिंदी के साथ-साथ अन्य जितनी भी भारतीय भाषाएँ हैं, केवल आपको लैंग्वेज ऐड करना है और उसपे आप काम करिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। केवल आपको टाइपिंग एक बार सीखना है। एक बार टाइपिंग सीख गए तो आप आराम से उस पे काम कर सकते हैं। अब अगला हमने चर्चा किया था, तो उसके बारे में भी एक बार हम आपको बता देते हैं कि वो तो इंडिक टूल हो गया। इंडिक टूल के बाद जो हमारा है कि फोनेटिक इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड हो गया। इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड के बाद फोनेटिक और इंडिक टूल के माध्यम से हम कैसे मतलब टंकण करें किसी भी सिस्टम पर किसी भी लैपटॉप में किस प्रकार से टंकण करें। तो हमने बताया कि आपको विंडोज 10 के और उसके बाद के वर्जनों में आपको फोनेटिक की सुविधा उपलब्ध है, केवल आपको एक्टिवेट करना है। और इंडिक टूल की रही तो भाषा जो माइक्रोसॉफ्ट का भाषा शिक्षण है उस पे आप वेबसाइट ढूंढेंगे तो वहां पर जाके आप आपके कंप्यूटर में जो भी कंपेटेबल बिट है उसके हिसाब से आप डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और उस पे आसानी से आप उस पे काम कर सकते हैं। अन्यथा अगर फोनेटिक को सक्रिय करने की जो बात आती है, बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ असुविधाएं हो जाती हैं। तो आपको सिंपल क्या करना है, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है। स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। सेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो टाइम एंड लैंग्वेज का आपको मिलेगा। टाइम एंड लैंग्वेज में आपको टाइम पे नहीं जाना है, आपको लैंग्वेज पे जाना है। लैंग्वेज के बाद हिंदी या आप जिस भारतीय भाषा को आप जोड़ना चाहते हैं आप उसको चुने, उसको जोड़े। भाषा स्थापित होने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे तो उस पे ऑप्शन आता है, ऑप्शन पर क्लिक करें तो उसमें आता है ऐड इनपुट मेथड। अब तो आप भाषा जोड़ लिए, भाषा जोड़ने के बाद अब आप इनपुट कैसे देना चाहते हैं। आप इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड जैसे ही भाषा जोड़ेंगे बाय डिफॉल्ट आपको इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड आ जाएगा, लेकिन अगर आप फोनेटिक जोड़ना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और राइट क्लिक करने के बाद आप उसमें फोनेटिक कीबोर्ड को आपको ऐड करना पड़ेगा और ऐड करने के बाद फिर से एक बार रिफ्रेश कर देंगे तो इस प्रकार से आपके कंप्यूटर में जो फोनेटिक कीबोर्ड है उस पर काम करने की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। तो आशा करता हूँ हमारा यह फोनेटिक पे जो एक छोटा-सा एक प्रेजेंटेशन था, आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चूँकि हमारा यही प्रयास था, कार्यशाला का बाबू सर का बार-बार निर्देश रहता है कि कार्यशाला का मेन मकसद होता है कि हम कुछ करके सीखें। हमने यही प्रयास किया था कि आज जितने भी विद्वान जुड़े हैं, हो सकता है कि हमसे काफ़ी ज्ञान की दृष्टि में काफ़ी समृद्ध हों, लेकिन कहीं न कहीं हमारा ये प्रयास रहा है कि अपने हम स्लाइड के माध्यम से, अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप लोगों को कुछ करके सीखने का ये अवसर प्रदान करें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों का इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं।